गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। लास्ट क्लास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था और वो मेथड था ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड मेथड। और वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का जो हमारा सेकंड मेथड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। और वो सेकंड मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड और उसमें कैसे हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं? मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन। फिर थर्ड टाइप। तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस जैसे जैसे बनते हैं उन सारे तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करेक्ट। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में आता है स्टॉक। और 3 तरह के स्टॉक होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, दूसरा होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, तीसरा होता है WIP का स्टॉक। तो 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। फिर डेटर्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, कैश और बैंक बैलेंस होता है। ये जनरली हम करंट एसेट्स में कवर करते हैं। करंट लायबिलिटी में जनरली क्या आता है? क्रेडिटर्स आते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर मैं सारी करंट एसेट्स को टोटल कर लूँ, अगर मैं हर एक करंट एसेट्स को पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट करूँ कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना, WIP का स्टॉक कितना, फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना, डेटर्स कितना, कैश कितना, अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो कितने, अगर मैं इन सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड करूं तो मुझे टोटल करंट एसेट्स मिल जाएगी। फिर मैं करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को अलग से कैलकुलेट कर लूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है उसको अलग से कैलकुलेट कर लूं तो मुझे टोटल करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, रिजल्ट इज वर्किंग कैपिटल। तो ये बहुत इजी मेथड है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का और एग्जाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको वो क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं सीधा ट्रेडिशनल मेथड सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन को कैसा क्वेश्चन बनता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमें दे रखा है कि एक कंपनी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी है जिसकी पर यूनिट कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट की डिटेल हमें दे रखी है। पर यूनिट कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट मान लेते हैं इट इज 40 रुपीज पर यूनिट। लेबर की कॉस्ट मान लेते हैं 20 रुपीज पर यूनिट। ओवरहेड की कॉस्ट मान लेते हैं 30 रुपीज पर यूनिट। ये जो ओवरहेड है 30 रुपीज, इसमें 6 रुपीज डेप्रीसिएशन का इंक्लूडेड है। मतलब 30 रुपए का जो ओवरहेड है उसमें 6 रुपीज का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। टोटल कॉस्ट 90 रुपीज, इट इज कॉस्ट पर यूनिट। मान लेते हैं हमारा जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो 10 रुपीज है। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है इट इज 100 रुपीज पर यूनिट। 100 रुपये पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस है। ये एक कंपनी का हमें पर यूनिट कॉस्ट डिटेल और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट की डिटेल हमें दे रखी है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारा बिजनेस 1 साल का कितना होगा? मान लेते हैं हमारा बिजनेस 1 साल का 1,20,000 यूनिट्स का होगा। हमारा 1 साल का जो बिजनेस है वो 1,20,000 यूनिट्स का होगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, कंपनी ये चाहती है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ के इक्वल हमें मेंटेन करना है।
WIP का स्टॉक, WIP का स्टॉक हाफ मंथ के इक्वल मेंटेन होगा। फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ के इक्वल रखना है। डेटर्स को हम टाइम पीरियड देते हैं 1.5 मंथ। प्रीपेड वेजेज, वेजेज प्रीपेड होगी इक्वल्स टू 10 डेज। कैश बैलेंस हम चाहते हैं 2 लाख रुपए का कैश बैलेंस मेंटेन करें। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर इज इक्वल टू 1 मंथ। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, हमारे ओवरहेड आउटस्टैंडिंग होंगे इक्वल्स टू 1 मंथ। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये अभी हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। हमें इसमें पर यूनिट डिटेल दे रखी है। हमारा 1 साल का बिजनेस 1,20,000 यूनिट्स पर एनम, और हमें कौन कौन सी करंट एसेट और कौन कौन सी करंट लायबिलिटी मेंटेन करनी और कितना मेंटेन करना है उसके बारे में उसका टाइम पीरियड दे रखा है। जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ के इक्वल रखना है, WIP का स्टॉक हाफ मंथ के इक्वल होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ के इक्वल होगा। ये सब कुछ डिटेल हमें दे रखी है, ठीक है। डेटर्स का टाइम पीरियड दे रखा है, प्रीपेड वेजेज है वो दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड दे रखे हैं, करंट एसेट्स कौन कौन सी होगी और कितनी होगी ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होगी और कितनी होगी वो भी डिटेल हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। हमें केवल क्या करना है, जो जो करंट एसेट्स और जो जो करंट लायबिलिटी की डिटेल हमें क्वेश्चन में दे रखी है, हमें वो करंट एसेट्स उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल करंट एसेट्स हमें मिल जाएगी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें टोटल करंट लायबिलिटी मिल जाएगी, एंड द रिजल्ट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आप बहुत ध्यान से इसको समझना। हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट, अब इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिससे हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल का स्टॉक। देखो हमें दे रखा है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें कितना मेंटेन करना है। हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना है इक्वल टू 2 मंथ। कितना रखना है? इक्वल टू 2 मंथ, 2 महीने के बराबर रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना है। अब कैसे करेंगे? 1 साल की यूनिट कितनी है? 1,20,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, इसे 1 महीने की यूनिट आ जाएगी। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रखना है? 2 महीने के बराबर रखना है। तो 1,20,000 यूनिट्स पर एनम डिवाइडेड बाय 12, तो इससे 1 महीने की यूनिट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ के बराबर रखना है। ये तो क्वांटिटी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है रॉ मटेरियल की वैल्यू पर यूनिट। रॉ मटेरियल पर यूनिट होता है 40 रुपए का, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 रुपीज से, और हमें क्या मिल जाएगा पता है? रॉ मटेरियल का स्टॉक मिल जाएगा। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40, हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक मिल गया 8 लाख रुपीज।
अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड नंबर पे WIP का स्टॉक, मगर हम WIP स्टॉक से पहले कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना मेंटेन करना है? फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें यहाँ पर दे रखा है, फिनिश गुड्स का टाइम पीरियड दे रखा है 1 मंथ, 1 महीने के बराबर। तो 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 महीने के बराबर है तो 1,20,000 यूनिट 1 साल की, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, ये क्वांटिटी आ गई। अब फिनिश गुड्स की वैल्यू पर यूनिट, जैसे रॉ मटेरियल की वैल्यू पर यूनिट क्या है 40 रुपए, तो फिनिश गुड्स की वैल्यू पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी होती है, लेबर की कॉस्ट भी होती है और ओवरहेड की कॉस्ट भी होती है, राइट? तो इसका मतलब है फिनिश गुड्स की वैल्यू में 40 रुपए का रॉ मटेरियल भी होगा, 20 रुपीज की लेबर की कॉस्ट भी होगी और 30 रुपीज का ओवरहेड भी होगा, मतलब तीनों मिलाकर कितने हो गए? 90 रुपीज हो गए। तो फिनिश गुड्स की वैल्यू हो गई 90 रुपीज पर यूनिट, ये हमने किया 90 रुपीज पर यूनिट। तो क्या करोगे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 90, इट इज, अच्छा ये 1,20,000 है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 90, 9 लाख। हमें फिनिश गुड्स का स्टॉक मिल गया 9 लाख रुपीज। अब हम करते हैं WIP के स्टॉक का वैल्यूएशन। WIP का स्टॉक कितना होगा? WIP का स्टॉक दे रखा है हाफ मंथ के इक्वल, WIP स्टॉक हाफ मंथ के इक्वल, तो हाफ मंथ कैसे करोगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, हाफ का मतलब हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब WIP के स्टॉक की एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यू में क्या होगा? केवल रॉ मटेरियल ही होगा। फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू में मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा और ओवरहेड भी होगा, ठीक है। WIP वो स्टॉक होता है जो रॉ मटेरियल भी नहीं है और वो 100% कंप्लीट फिनिश भी नहीं है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? हम ये एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या एज्यूम करते हैं कि WIP का स्टॉक वो होता है जिसमें रॉ मटेरियल तो 100% होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल तो 100% होता है, मगर जो लेबर और ओवरहेड है, जिसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं, लेबर और ओवरहेड को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिए हुए हैं तो ठीक, अदरवाइज हम ये मानते हैं कि लेबर और ओवरहेड 50% होगा। कितना होगा? 50% होगा। तो मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज कुछ और दिए हुए हैं तो आपको वो परसेंटेज काम में लेने। तो इसका मतलब क्या हो गया? WIP की वैल्यू कैसे निकालोगे? 40 रुपीज का मटेरियल, मतलब मटेरियल 100%, लेबर आधा लेना है 10 रुपीज और ओवरहेड आधा लेना है 15 रुपीज। मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%। मतलब रॉ मटेरियल के स्टॉक में केवल रॉ मटेरियल ही आता है, फिनिश गुड्स के स्टॉक में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों आते हैं, और WIP के स्टॉक के वैल्यूएशन में रॉ मटेरियल 100% आता है, लेबर 50% आता है और ओवरहेड 50% आता है। हाँ, अगर WIP की परसेंटेज अगर क्वेश्चन में कुछ और दिए हुए तो फिर आपको वो परसेंटेज काम में लेना है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? एक यूनिट की आपकी वैल्यू हो गई 65 रुपीज। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 65 से, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 65, इट इज 3,25,000, 3,25,000 इट इज WIP स्टॉक। ये तीन करंट एसेट्स, मतलब तीनों तरह के स्टॉक तो आ गए। अब हमें लेना है यहाँ पर आगे डेटर्स को। डेटर्स का हमें टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? देखिए हमने रॉ मटेरियल का स्टॉक कर लिया, WIP स्टॉक कर लिया, फिनिश गुड्स स्टॉक कर लिया, डेटर इज इक्वल टू 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। तो कैसे करोगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय, डेटर को आपने हर यूनिट को कितने में सेल किया? 100 रुपए में। मतलब डेटर का वैल्यूएशन किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 15 लाख। आपके डेटर्स हो गए 15 लाख रुपए के। ओके,
अब हम और कौन सी करंट एसेट्स है यहाँ पर, और हमें करंट एसेट्स यहाँ पर दे रखी है प्रीपेड वेजेज, तो हम प्रीपेड वेजेज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, प्रीपेड वेजेज, प्रीपेड वेजेज, ये भी करंट एसेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड वेजेज कितनी है, यहां पर हमें टाइम पीरियड दे रखा है, प्रीपेड वेजेज इज इक्वल टू 10 डेज, किसके बराबर है, 10 दिन के बराबर है, ये महीने में नहीं है, डेज में। तो आप कैसे करोगे, 1,20,000, अच्छा हम जनरली यहां मानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, तो डिवाइडेड बाय 360 कर देते हैं। वहां पर मंथ में था तो हमने डिवाइडेड बाय 12 किया, या डेज में है तो हमने डिवाइडेड बाय 360 किया। तो आपको क्या हो गई, पर डे यूनिट आ गई, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 360, तो पर डे यूनिट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, 10 दिन के बराबर। और आपकी वेजेज पर यूनिट कितनी लगती है, आपकी वेजेज पर यूनिट है 20 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपीज से, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 66,667, इट इज प्रीपेड वेजेज। उसके बाद में हम यहाँ पर एक और करंट एसेट जो यहाँ पर दे रखी है वो है कैश। कैश बैलेंस कितना यहाँ पर दे रखा है, कैश बैलेंस कितना रखना है हमें, कैश बैलेंस रखना है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख, 2 लाख रुपए कैश बैलेंस रखना है। तो ये हमारा कैश हो गया 2 लाख, और ये हमारी सारी करंट एसेट्स हमें मिल गई। इसको हम लिखेंगे टोटल ए। 8 लाख रॉ मटेरियल का स्टॉक, 3,25,000 WIP का स्टॉक, 9 लाख रुपीज फिनिश गुड्स का स्टॉक, 15 लाख रुपीज डेटर्स, 66,667 ये हमारी वेजेज हो गई, और 2 लाख रुपए हमारी कैश हो गई। टोटल इज 37,91,667 आवर टोटल करंट एसेट। एक होता है, अब हमें क्या करना है, करंट लाइबिलिटी, बी पॉइंट करते हैं यहाँ पर, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमें यहाँ पर एक तो दे रखे हैं क्रेडिटर्स, मतलब सप्लायर, सप्लायर भी दे सकते हैं, क्रेडिटर्स भी लिखा हुआ हो सकता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें, अच्छा क्रेडिटर किसके होते हैं, रॉ मटेरियल के, क्रेडिटर का टाइम पीरियड दे रखा है 1 मंथ। अब इसको कैसे करेंगे, 1,20,000 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो क्वांटिटी आ गई। क्रेडिटर किसके होते हैं, रॉ मटेरियल के, रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना है, 40 रुपए। तो आप 1,20,000 में डिवाइड करोगे 12 का इंटू 1 इंटू 40, आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे 4 लाख रुपीज के। फिर आप कैलकुलेट करोगे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग को कैलकुलेट करोगे, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग दे रखे कितना, हमें क्वेश्चन में ओवरहेड आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं 1 महीने के बराबर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 क्यों, 30 रुपीज का ओवरहेड है जिसमें 6 रुपीज डेप्रीसिएशन का इंक्लूडेड है। क्या डेप्रीसिएशन आउटस्टैंडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 30 रुपए में 6 रुपए डेप्रीसिएशन के हैं जो तो आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकते। तो 30 माइनस 6 24, तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आएगा 2,40,000, और यहां करेंगे टोटल बी। हमारी करंट लाइबिलिटी आ चुकी है विच इज 6,40,000 एंड देन वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, 37,91,667 माइनस 6,40,000, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 31,51,667। अगर क्वेश्चन कहे कि प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाओ, सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेफ्टी मार्जिन 10%, तो आपको क्या करना है, यहां पर ऐड करना है सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन अगर मान लो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10% सेफ्टी मार्जिन है, तो जो आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की ए माइनस बी करके, उसी का 10% कितना होगा, 315,167 होगा। तो इसमें आप 10% ऐड करोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी
3151,667 plus 315,167. It is 34,66,834. It is working capital requirement. तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं। बहुत इजी है। जो भी करंट एसेट्स होगी वो सारा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कौन कौन सी करंट एसेट्स है, उसका टाइम पीरियड दे रखा होगा, कैश का अमाउंट आपको दे रखा होगा। तो हर करंट एसेट्स और हर करंट लायबिलिटी का टाइम पीरियड दे रखा होगा और आपको 1 साल की यूनिट दे रखी होगी। तो आप इजीली हर करंट एसेट्स की वैल्यू और हर करंट लायबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल के स्टॉक का वैल्यूएशन करने में पर यूनिट वैल्यू क्या लेनी है, जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है। पर यूनिट जो मटेरियल की कॉस्ट है वही रॉ मटेरियल के स्टॉक में लेना है। WIP स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू क्या लेनी है, मटेरियल 100%, लेबर 50 और ओवरहेड 50%। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो दे रखा हो तो ठीक है, वैसा लेना है। और ये जो फिनिश गुड्स है इसमें मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100% और ओवरहेड भी 100% लेना है। डेटर में क्या लेना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्रेडिटर्स में क्या लेना है, रॉ मटेरियल पर यूनिट। अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसी को पर यूनिट लेना है। अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो जो एक्सपेंसेस प्रीपेड है उसी को पर यूनिट आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। बट यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये जो वर्किंग कैपिटल को हमने कैलकुलेट किया ना ट्रेडिशनल मेथड, इसमें भी 2 तरीके। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं टोटल बेसिस और एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कैश कॉस्ट बेसिस, है ना। ये हमने जो कैलकुलेशन करी है ना वर्किंग कैपिटल की, इट इज टोटल बेसिस। क्या कहते हैं इसको, टोटल बेसिस। ये हमने जो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया है ट्रेडिशनल मेथड में भी इसको कहते हैं टोटल बेसिस। एक होता है कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस क्या कहता है, कैश कॉस्ट बेसिस कहता है कि आप जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या पता कर रहे हो, आप ये पता कर रहे हो कि मुझे बिजनेस करने के लिए कितने रुपए चाहिए, है ना। तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो 3 जगह पर आप गड़बड़ कर रहे हो। 3 जगह पर आपने ये जो कैलकुलेशन की है, यहाँ 3 जगह पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ कहाँ है, एक तो आपकी गड़बड़ है WIP स्टॉक में। कहाँ गड़बड़ है, एक आपकी गड़बड़ी है यहाँ WIP स्टॉक के, एक गड़बड़ी है आपकी फिनिश गुड्स के स्टॉक में, एक गड़बड़ी है आपकी डेटर में। WIP स्टॉक में गड़बड़ है, फिनिश गुड्स स्टॉक में गड़बड़ है और डेटर में गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है ये जो पर यूनिट आपने वैल्यू लिखी है 65, ये जो 90, ये जो 100, यहाँ 3 जगह गड़बड़ है। अब गड़बड़ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटर्स में। ये जो आपने डेटर का वैल्यूएशन लिया 100 रुपये, ये कहता है आपको अगर 1 यूनिट सेल करनी है तो आपको 100 रुपये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 100 रुपये नहीं चाहिए, आपको 100 रुपये मिलेंगे। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है कि मैं ये जो पेन है इसको बनाकर बेचता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो इस पेन को मैं 20 रुपये में बनाकर 25 रुपये में बेच देता हूँ, 20 में बनाता हूँ और 25 में बेच देता हूँ, तो मेरे को एक पेन को बेचने के लिए कितने रुपए चाहिए, मुझे तो 20 ही चाहिए ना, मुझे 25 नहीं चाहिए। 25 तो मुझे मिलेंगे, मतलब जो 25 रुपये मिलेंगे उसमें 20 रुपये मेरा खर्चा है और 5 रुपये मेरा प्रॉफिट है, राइट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बराबर होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सेल्स वैल्यू के बराबर नहीं होगा। आप 1 यूनिट को 100 रुपये में सेल कर रहे हो, 100 रुपये आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट तो करना है केवल 90 रुपीज। 100 रुपये आपको मिलेंगे, 100 रुपये में 10 रुपये तो आपका प्रॉफिट है, तो आपको तो इन्वेस्ट 90 रुपये करना है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट तो 90 रुपये ही है, आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपये नहीं है। अच्छा, ये जो 90 रुपीज है इसमें भी एक ऐसा खर्चा है जिसका कैश एक्सपेंडिचर, मतलब जिसका कैश में पेमेंट नहीं होता, और वो है डेप्रीसिएशन। मतलब 90 रुपीज में भी 6 रुपये का एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और वो है डेप्रीसिएशन। तो आपको अगर 1 यूनिट बनाकर बेचनी है तो आपकी रिक्वायरमेंट केवल 84 रुपीज है। मतलब आपको केवल खर्चे करने के लिए पैसे चाहिए, और केवल वो खर्चे जिसका पेमेंट कैश में होता है। तो आपने डेटर का वैल्यूएशन किस पे किया, आपने डेटर का वैल्यूएशन 100 रुपये पे किया, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपये नहीं है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपये नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट केवल 84 रुपीज ही है, आपको 84 रुपीज ही चाहिए।
100 रुपये में 10 रुपये तो आपका प्रॉफिट है, और जो 90 रुपीज़ कॉस्ट है उसमें भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स आपको अगर 1 यूनिट बनाकर बेचना है उधार, तो योर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज ओनली ₹84, मीन्स योर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ओनली ₹84, नॉट ₹100। तो 100 रुपये में से आप 10 रुपये तो हटा दो प्रॉफिट के, वो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और 6 रुपये डेप्रीसिएशन के भी हटा दो, इसके लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपकी रिक्वायरमेंट पर यूनिट 84 रुपीज़ है। तो जो आपने यहाँ वैल्यूएशन किया है डेटर का 100, उसकी जगह पर आपको वैल्यूएशन करना है 84। मतलब 100 रुपये में से 10 रुपये प्रॉफिट के भी हटा दो और 6 रुपीज़ डेप्रीसिएशन के भी हटा दो। योर इन्वेस्टमेंट इज ओनली 84। सेम इसी तरह से फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक आपने क्या लिया 90 रुपीज़। फिनिश गुड्स के स्टॉक में आपने प्रॉफिट तो नहीं लिया, बट कॉस्ट तो लिए, और उस कॉस्ट में डेप्रीसिएशन शामिल है। कितना शामिल है? 6 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन शामिल है। तो जब आप फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैश कॉस्ट बेसिस पे करोगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन लोगे 84। 90 रुपीज़ कॉस्ट, उस कॉस्ट में 6 रुपये का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, उसको हटा दिया, तो पर यूनिट वैल्यूएशन हो गया 84। WIP स्टॉक में ये जो आपने वैल्यूएशन किया 65, ये कैसे निकाला 65? ये हमने 65 देखो ऐसे कैलकुलेट किया, 40 रुपये रॉ मटेरियल के लिए, मतलब रॉ मटेरियल 100% लिया, लेबर 50% लिया, ओवरहेड 50% लिया। जो ओवरहेड आपने 50% लिया उसमें डेप्रीसिएशन भी तो आ गया। तो आप एक काम करो, पहले 30 रुपये में से 6 रुपीज़ डेप्रीसिएशन के हटा दो। अगर मैं 30 में से 6 रुपीज़ डेप्रीसिएशन के हटा देता हूँ तो पीछे बचता है 24 रुपये का खर्चा। फिर उस 24 का आधा करना है, जो कि होता है 12 रुपये। मतलब ये 15 रुपये आपने जो लिया है, इसकी जगह पर आपको लेना है 12। मटेरियल ठीक है, लेबर ठीक है, मगर ओवरहेड आपको डेप्रीसिएशन हटा के फिर आधा करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर WIP का वैल्यूएशन हो जाएगा 62 रुपीज़। तो ये 3 वैल्यूएशन चेंज हो जाएंगे। यहाँ WIP 65 की जगह 62 हो जाएगा, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन 90 की जगह 84 हो जाएगा, और डेटर का वैल्यूएशन 100 की जगह 84 हो जाएगा। मतलब डेप्रीसिएशन को हटा दिया जहाँ जहाँ भी इंक्लूडेड था, और प्रॉफिट को भी हटा दिया जहाँ जहाँ इंक्लूडेड था। प्रॉफिट केवल डेटर में इंक्लूडेड था, और डेप्रीसिएशन WIP के स्टॉक में था, फिनिश गुड्स स्टॉक में था, और डेटर में भी था। इसके अलावा रॉ मटेरियल स्टॉक में ना तो प्रॉफिट है ना डेप्रीसिएशन है, प्रीपेड वेजेज में ना डेप्रीसिएशन है। मतलब जहां जहां डेप्रीसिएशन आएगा वहां वहां से हमें डेप्रीसिएशन हटा दिया, जहां जहां भी प्रॉफिट है वहां वहां से प्रॉफिट हटा दिया। तो हमारा जो वैल्यूएशन अब जो बना वो बना एज पर कैश कॉस्ट बेसिस। मेथड तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच ही है तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच ही कर रहे हैं, मगर ट्रेडिशनल अप्रोच में भी 2 मेथड बन गए, एक है टोटल बेसिस और एक है कैश कॉस्ट बेसिस। अच्छा, बाकी सारे वैल्यूएशन सेम टू सेम रहेंगे। मतलब अगर मैं ये वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं तो आंसर में देखो क्या फर्क आएगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक कोई चेंज नहीं, 8 लाख रुपीज़। WIP स्टॉक में चेंज होगा, 3,25,000 की जगह अब क्या हो जाएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 62, ये हो जाएगा 3,10,000। फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 84, ये हो जाएगा 8,40,000, 8,40,000। फिर डेटर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 इंटू 84, ये हो जाएगा 12,60,000। मतलब आपको पैसा 15 लाख नहीं चाहिए डेटर के लिए, आपको डेटर के लिए 12,60,000 ही चाहिए, है ना। मतलब ये बता रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। टोटल बेसिस में आप जो कैलकुलेट करोगे रिक्वायरमेंट, वो आपकी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आप अरेंजमेंट करोगे तो ज़बरदस्ती का ब्याज ज़्यादा पे करना है। ये कहता है तो कैश कॉस्ट बेसिस कहता है आप ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है, आपको कम की ज़रूरत है। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है वो कैलकुलेट करता है कैश कॉस्ट बेसिस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेज उतना ही रहेगा 66667, और कैश बैलेंस उतना ही रहेगा 2 लाख रुपए। तो यहाँ देखो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 8 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 8,40,000 प्लस 12,60,000 प्लस 66667 प्लस 2 लाख। आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी 34,76,667। हाँ, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर उतने रहेंगे 4 लाख, और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड उतने ही रहेंगे 240, ये हो जाएगा 6,40,000। इसको माइनस करेंगे करंट एसेट्स में से तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी 28,36,667।
667, अगर इसमें 10% प्रोविजन ऐड करें, इसका 10% कितना होता है 283,667, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी 283,667 प्लस 283,667 इक्वल्स टू 31,20,334। मतलब टोटल बेसिस में आपने कैलकुलेट किया कि मेरी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 34,66,000 है, तो आप 34,66,000 अरेंज करोगे, जबकि कैश कॉस्ट बेसिस कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट 31,20,000 की है, तो आप केवल 31,20,000 ही अरेंज करो। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने 34 लाख अरेंज कर लिए, 34,66,000, काम तो 31,20,000 ही आने, तो आप जरूरत से ज़्यादा अगर कैपिटल अरेंज करोगे तो कैपिटल की कॉस्ट लगेगी, मतलब आपको इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कैश कॉस्ट बेसिस ज़्यादा करेक्ट मेथड है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का इन ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। अब अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ हो कि आपको ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा करना है, टोटल बेसिस करना है तो टोटल बेसिस से करो, कैश कॉस्ट बेसिस से करना है तो कैश कॉस्ट बेसिस से करो, दोनों से करने को कहा जाए तो दोनों से कर दो। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ कहा ही नहीं उसने कि कौन से बेसिस से करो, तो आपको कैश कॉस्ट बेसिस से वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। किससे करना है, कैश कॉस्ट बेसिस से वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए, तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और ये उसका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन मई 2019 के अटेम्प्ट में आ चुका है। चलिए देखते हैं। बीटा लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी इज गिवन फॉर योर कंसिडरेशन। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स पर एनम। एक साल की यूनिट कितनी हो गई 9,000, ये आपकी एक साल की यूनिट हो गई। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज 2 मंथ बिफोर इश्यू टू प्रोडक्शन। मतलब रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है वो 2 महीने के बराबर होता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक इज इक्वल टू 2 मंथ। वर्क इन प्रोग्रेस 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसको कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट हम लेबर और ओवरहेड को कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है देखो 50% है, मतलब लेबर 50%, ओवरहेड 50% इन WIP स्टॉक। मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मटेरियल कितना ले रहा है 100%, ठीक है। विल अप्रोक्सीमेटली टू हाफ मंथ। WIP का स्टॉक कितना है, हाफ मंथ के बराबर है। फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ के बराबर, सप्लायर 1 मंथ, डेटर्स 2 मंथ, मिनिमम कैश बैलेंस, ये कैश बैलेंस दे रखा है 67,500। कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स। इसका यूज बताऊंगा आपको कि क्या होता है। सेफ्टी मार्जिन 20% टू कवर अनफॉर्सिन कॉन्टीजेंसी। हो जो सबसे लास्ट में प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाते हैं, जिसको सेफ्टी मार्जिन भी कह सकते हो, वो है 20%। जैसे हमने एग्जाम्पल में 10% लिया था, यहाँ पर 20% दे रखा है। अच्छा, ये सेफ्टी मार्जिन दिया हुआ हो तो ही ऐड करना है, नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, फिर आपका आंसर A माइनस बी करते ही आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्शन पैटर्न इज एज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग दिस ईयर। मतलब कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं है। रॉ मटेरियल पर यूनिट 80, लेबर पर यूनिट 20, ओवरहेड 80 जिसमें 20 रुपीज का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। टोटल कॉस्ट 180, प्रॉफिट 20 और सेलिंग प्राइस 200। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बीटा लिमिटेड। हमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम यहां पर बना देते हैं स्टेटमेंट का फॉर्मेट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें कैश कॉस्ट बेसिस से वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट,
करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लिख लेते हैं रॉ मटेरियल के स्टॉक को, ठीक है। रॉ मटेरियल के स्टॉक को हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक, और हमें पॉइंट नंबर बी में दे रखा है रॉ मटेरियल का स्टॉक इक्वल टू 2 मंथ। अच्छा, एक साल की यूनिट कितनी है? 9000। तो 2 मंथ के बराबर रखना है, तो क्या करेंगे हम? 9000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये तो क्वांटिटी आ गई। अब पर यूनिट रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगता है? 80 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 80। 9000 divided by 12 into 2 into 80, it is 1,20,000, 1,20,000। WIP स्टॉक, WIP स्टॉक, WIP का स्टॉक हमें दे रखा है इक्वल टू हाफ मंथ। तो कैसे करेंगे? 9000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये तो क्वांटिटी आ गई। अब WIP की एक यूनिट की वैल्यू, मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50% क्वेश्चन में दे रखा है। बस ओवरहेड में आपको डेप्रिसिएशन हटा के फिर 50% करना है। तो देखिए, मटेरियल तो पूरा 80 रुपीज़ का हो जाएगा 100%, लेबर का आधा करोगे 10 रुपये, और ओवरहेड 80 रुपीज़ है जिसमें से 20 रुपये डेप्रिसिएशन के हटा दोगे तो पीछे बचेगा 60 का आधा करोगे तो हो जाएगा 30। तो ये आपका हो जाएगा 120 रुपीज़, 120 रुपये का वैल्यू हो जाएगी WIP स्टॉक की। 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 120 इक्वल्स टू 45,000 WIP स्टॉक। WIP स्टॉक के बाद में फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें यहां दे रखा है पॉइंट नंबर डी में। देखिए, ये पॉइंट हो गया, बी सी हो गया। फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है इक्वल टू 1 मंथ। तो 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। अच्छा, फिनिश गुड्स में मटेरियल भी पूरा लेना है, लेबर भी पूरी लेनी है, ओवरहेड भी पूरा लेना है, बस ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन हटा के पूरा लेना है। तो 80 रुपीज़ का मटेरियल हो गया, लेबर हो गई 20 रुपीज़ की, 80 रुपीज़ का ओवरहेड है, उसमें से 20 रुपये हटा दिया डेप्रिसिएशन के, तो पीछे बचे 60। तो 80 प्लस 20 प्लस 60, इट इज़ 160। ये हो जाएगा आपका 160। 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 160, इट इज 1,20,000, 1,20,000 रुपये फिनिश गुड्स का स्टॉक। अब हम यहां लेते हैं डेटर्स। देखिए, ये भी हो गया हमारा। अब यहां लिखा हुआ है डेटर्स के बारे में पॉइंट नंबर F, डेटर्स नॉर्मली अलाउड 2 मंथ क्रेडिट, हम 2 महीने की क्रेडिट देते हैं। अच्छा, डेटर्स किस पे होते हैं? डेटर्स होते हैं क्रेडिट सेल्स पे। अगर आपको सेल्स में दे रखा है कि कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है, तो डेटर का वैल्यूएशन आपको क्रेडिट सेल्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ नहीं दे रखा हो, जैसे हमने एग्जांपल में कुछ लिया नहीं कि कितनी कैश सेल्स है और कितनी क्रेडिट सेल्स है, तो फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट होगी। बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि इतनी कैश है और इतनी क्रेडिट है, तो फिर आपको डेटर का वैल्यूएशन लेना है क्रेडिट सेल्स पे। कैसे? मगर इसमें इससे पहले, डेटर का वैल्यूएशन करने से पहले हम ये पता करते हैं कि टोटल सेल्स में कितनी कैश है और कितनी क्रेडिट है। तो देखो, यहां पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर H, क्रेडिट सेल्स सॉरी कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स। मतलब हमारी जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स से 75% कम है। तो देखिए, हम यहां पर इसको एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट, मान लो अगर मैं कि मेरी क्रेडिट सेल्स X है, अगर मैं ये मान लूं कि मेरी क्रेडिट सेल्स X है, तो मेरी जो कैश सेल्स हुई उससे 75% कम हो जाएगी। मतलब मेरी कैश सेल्स हो जाएगी 0.25x। तो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों मिलकर मेरी टोटल सेल्स हो जाएगी, और मेरी टोटल सेल्स होगी 1.25x। तो 1.25x में क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? x, और कैश सेल्स कितनी हो गई? 0.25x। अगर इसको परसेंटेज में निकालेगा तो क्रेडिट सेल्स
x डिवाइडेड बाय 1.25 x इंटू 100, ये हो गया 80%। मतलब मेरी टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट है, और 0.25x डिवाइडेड बाय 1.25x इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। 20% मेरी कैश सेल्स है, मतलब टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट है। करेक्ट। अब इसका कहाँ इफेक्ट होगा? डेटर में इफेक्ट होगा। डेटर का टाइम पीरियड क्या था? 2 मंथ। तो अब देखो कैसे करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू डेटर की वैल्यू पर यूनिट। मैंने आपको कहा था कि डेटर सेलिंग प्राइस कितनी है? 200। 200 में से आपको दो हटाने चीजें, क्या क्या हटाना है? आपको प्रॉफिट हटाना है, आपको डेप्रिसिएशन हटाना है। तो 200 में से आपने 20 हटा दिया, पीछे बचा 180। 180 में से 20 हटा दिया, पीछे बचा 160। इसका वैल्यूएशन होगा 160। मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 80%। आपकी क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है? 80% है। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे क्रेडिट सेल्स के परसेंटेज। आपकी क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है, तो आप यहाँ 80% करोगे। अगर क्रेडिट सेल्स 75% होती तो हम यहाँ 75% कर देते। मतलब जितनी क्रेडिट सेल्स के परसेंटेज है वो यहाँ लिखोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर हम मानते हैं कि पूरी की पूरी 100% जो है वो क्रेडिट सेल्स है, तो यहाँ फिर कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 9000 डिवाइडेड बाय 12 into 2 into 160 into 80%, इट इज 1,92,000। तो हमारे डेटर्स हो जाएंगे 192। राइट। डेटर्स के बाद में हम यहाँ लिख देते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमें दे रखा है 67,500। अच्छा, कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ प्रीपेड नहीं दे रखा है। चलिए, हमारा काम आसान हो गया। ये हो गई आपकी टोटल करंट एसेट्स। यहाँ लिख देते हैं टोटल ए। 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,92,000 प्लस 67,500, इट इज 544,500। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में यहाँ पर केवल एक है, क्रेडिटर्स। सप्लायर है केवल, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। अच्छा, हमारे क्रेडिटर्स कितने? यहां पर पॉइंट नंबर ई दे रखा है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। सप्लायर हमें 1 महीने का टाइम पीरियड देता है। तो हम क्या करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। अच्छा, सप्लायर किसके? रॉ मेटल। और रॉ मेटल पर यूनिट कितना है? 80। रॉ मेटल पर यूनिट इज 80। 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 80 इक्वल्स टू 60,000 के आपके क्रेडिटर्स हो गए, और केवल एक ही है, तो ये हो गया टोटल बी। टोटल बी 60,000। फिर हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ए माइनस बी 544, 500 में से माइनस करेंगे 60,000 तो आएगा 484,500। 484,500 में हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी विच इज 20%, इसको सेफ्टी मार्जिन भी कहते हैं। तो 484,500 का 20% 96,900 प्लस करेंगे तो आएगा 581,400, इट इज वर्किंग कैपिटल। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो नवंबर 2007 अटेम्प्ट में आ चुका है। जेड लिमिटेड कॉस्ट शीट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मेटेरियल 117 पर यूनिट, लेबर 49 पर यूनिट, ओवरहेड 98 पर यूनिट, जिसमें 18 रुपीज का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। ओके,
एडिशनल इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल का स्टॉक 4 वीक या वीक में दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस 2 वीक, और यहाँ दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 80% है और अदर 60% है। देखो स्पेसिफाई किया हुआ है कि WIP में मटेरियल 80 है और अदर जो है, अदर का मतलब लेबर और ओवरहेड, वो दोनों 60% है। फिनिश गुड्स का स्टॉक 3 वीक, डेटर 6 वीक, सप्लायर 8 वीक, आउटस्टैंडिंग, टाइम लैग इन पेमेंट, टाइम लैग इन पेमेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज 1 वीक, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 2 वीक। कंपनी सेल 1/5 का मतलब होता है 20%, 20% ऑफ आउटपुट सेल्स अगेंस्ट कैश, मतलब 20% इज कैश सेल्स, इट मीन्स 80% इज क्रेडिट सेल्स, एंड मेंटेन cash balance of rupees 2,50,000. Prepare a statement showing the estimate of working capital requirement to finance a budgeted activity level of 78,000 unit of production. 78,000 हमें एक साल की यूनिट दे रखी है. You may assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accrue similarly. चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं. Statement showing requirement of working capital. वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश सब दे रखा है, सबका टाइम पीरियड दे रखा है. ए करंट एसेट्स, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है यहां दे रखा है इज इक्वल टू 4 वीक. तो कैसे करेंगे, 78,000 यूनिट है एक साल की, 78,000 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स में दे रखा है, तो एक साल में कितने वीक होते हैं 52, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट स्टॉक की वैल्यू, पर यूनिट स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 117, 117. 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 117, it is 7,02,000. Then WIP stock, WIP stock टाइम पीरियड दे रखा है 2 वीक, 78,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2 इंटू, अब पर यूनिट वैल्यू कैसे, पर यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें मटेरियल तो लेना है 80% और अदर लेने हैं 60% दिया हुआ है, तो 117 का 80% होता है 93.6, फिर 49 का 60% होता है 29.4, और फिर 98 में से पहले 18 रुपये डेप्रिसिएशन के हटा देते हैं, रिमेनिंग बचा 80 रुपीज़. 80 का 60% होता है 48, और ये तीनों मिलकर होंगे 171. WIP स्टॉक का वैल्यूएशन 171. 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 171 इक्वल्स टू 5,13,000. देन फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स का टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज इक्वल टू 3 वीक्स. तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, फिनिश गुड्स की वैल्यू पर यूनिट दे रखी है 264. 264 में से 18 रुपये डेप्रिसिएशन के हटा दे तो रिमेनिंग बचते हैं 246. इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 246 है, तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 3 इंटू 246, इट इज 11,07,000. फिनिश गुड्स स्टॉक के बाद में लेते हैं डेटर्स. डेटर यहां पर देखिए, डेटर दे रखे हैं 6 वीक, तो कैसे करेंगे, 78,000
डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय डेटर में सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 300, उसमें से पहले तो प्रॉफिट हटा दो, माइनस करो 36 का प्रॉफिट, और उसमें से 18 रुपये का डेप्रिसिएशन भी हटा दो, रिमेनिंग बचा 246, मल्टीप्लाई बाय करोगे आप 80%, क्योंकि 20% कैश सेल्स है तो 80% क्रेडिट सेल्स है। 78,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 6 इंटू 246 इंटू 80% इक्वल्स टू 17,71,200, 17,71,200 इट इज डेटर। देन कैश बैलेंस, हमें कैश बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 2,50,000, कैश बैलेंस 250, और कोई भी और करंट एसेट्स मतलब कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको नहीं दे रखा है, तो यहां पर हम करेंगे इसकी टोटल 7,02,000 प्लस 5,13,000 प्लस 11,07,000 प्लस 17,71,200 प्लस 2,50,000, इट इज 43,43,200, 43,43,200। फिर हम लिखेंगे यहाँ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड है। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 8 वीक्स, 8 वीक, तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 117, 78,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 117 इक्वल्स टू 14,04,000, 14,04,000 के हमारे सप्लायर हो गए। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है आपको 1 वीक का, तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय वेजेज पर यूनिट आपको दे रखी है 49, वेजेज पर यूनिट 49, 78,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 1 इंटू 49 इक्वल्स टू 73,500 आउटस्टैंडिंग वेजेज। फिर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग दे रखे 2 वीक के इक्वल, तो कैसे करेंगे 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ओवरहेड 98 है जिसमें 18 रुपये डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता चाहे कोई भी बेसिस करो, तो 80 रुपीज, 80 रुपीज हम यहाँ पर लेंगे ओवरहेड पर यूनिट। 78,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2 इंटू 80, 2,40,000, मतलब अगर आप टोटल बेसिस पे भी करोगे ना तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड लेते समय डेप्रीसिएशन को तो हटाना ही है, चाहे टोटल बेसिस हो चाहे कैश कॉस्ट बेसिस हो। 14,04,000 प्लस 73,500 प्लस 2,40,000 इट इज 17,500, ये आपकी करंट लायबिलिटी की टोटल हो गई। और फिर हम करते हैं ए माइनस बी, 26,25,700 इट इज वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, करेक्ट। यहां पर हमें सेफ्टी मार्जिन के बारे में कुछ डिटेल नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करना ही नहीं है, आपका आंसर यहां पे हो गया एंड। इजी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन मई 2012 अटेम्प्ट में आ चुका है। STN Limited is a ready-made garment manufacturing company. Its production cycle indicate that material are introduced in the beginning of the production phase. Wages and overhead accrue evenly throughout the period of cycle. The following figure for the 12 months ending 31st December 2011 are given. प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स, ये 1 साल की यूनिट दे रखी है 54,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 200, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का ड्यूरेशन 1 मंथ, मतलब ये आपको WIP स्टॉक का टाइम पीरियड दे रखा है इज इक्वल टू 1 मंथ, रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ और फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ। डेटर को टाइम पीरियड देते हैं 1.5 मंथ,
क्रेडिटर्स 1 मंथ, वेजेज आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रूअल, मतलब जिस मंथ की वेजेज है उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ होता है। इसका मतलब है वेजेज 1 महीने की आउटस्टैंडिंग होती है। इन द वर्क इन प्रोग्रेस 50% ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड आर सपोज टू बी कन्वर्जन कॉस्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है WIP में वेजेज और ओवरहेड 50% है, मटेरियल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब मटेरियल 100% है, ठीक है। वेजेज 50%, ओवरहेड 50% इन WIP। रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल्स सेलिंग प्राइस आर, अच्छा जो कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? रॉ मटेरियल सेलिंग प्राइस का 60% है, वेजेज सेलिंग प्राइस का 10% है और ओवरहेड 20% है। तो 60 प्लस 10 70 प्लस 20 90% ही हुआ, तो 10% हमारा प्रॉफिट है। कैश इज टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ करंट लायबिलिटी। कैश करंट लायबिलिटी का 40% है, मतलब कैश की कैलकुलेशन करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन के बाद होगी। जितनी करंट लायबिलिटी होगी उसका 40% हमारी कैश हो जाएगी। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी ऑन ए कैश कॉस्ट बेसिस। देखो लिखा हुआ भी है कैश कॉस्ट बेसिस। इस क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब डेप्रीशिएशन है ही नहीं, ठीक है। अब पहले एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, अभी हमने 2 क्वेश्चन जो किए उसमें पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल दे रखी थी, यहाँ है नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल पर यूनिट, हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? हमारी सेलिंग प्राइस है 200 रुपये पर यूनिट, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 60% है, मतलब 120। वेजेज पर यूनिट सेलिंग प्राइस का 10% मतलब 20 रुपीज़, और ओवरहेड सेलिंग प्राइस का 20% मतलब 40 रुपीज़। तो ये तीनों मिलकर टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई 180। सेलिंग प्राइस है हमारी 200, तो हमारा जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो है 20 रुपीज़। अच्छा डेप्रीसिएशन की डिटेल नहीं है, मतलब डेप्रीसिएशन है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है यहां पर देखिए 2 मंथ, रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ। एक साल की यूनिट कितनी है? 54,000, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 120 मल्टीप्लाई बाय 120। 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 120 इक्वल्स टू 10,80,000। रॉ मटेरियल स्टॉक 10,80,000। WIP स्टॉक, WIP का स्टॉक इज इक्वल टू 1 मंथ, तो WIP स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू WIP स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू, मटेरियल 100%, लेबर 50, ओवरहेड 50 क्वेश्चन में दे रखा है, तो मटेरियल पूरा 120 रुपए का, लेबर का आधा कर लो 10, ओवरहेड का आधा कर लो 20, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं 150, तो ये हो गया 150। 54,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 150 इक्वल्स टू 6,75,000 WIP स्टॉक। फिर लेते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है इज इक्वल टू 1 मंथ, तो कैसे करेंगे? 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन होगा टोटल कॉस्ट पे, मतलब मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100%, विच इज 180। तो 180 पे फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होगा 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 180 इक्वल्स टू 8,10,000, 8,10,000।
उसके बाद में लेते हैं हम यहाँ पर डेटर्स। डेटर का टाइम पीरियड हमें दे रखा है यहाँ पर 1.5 मंथ, और कुछ नहीं दे रखा है कि कितनी कैश सेल्स है कितनी क्रेडिट सेल्स है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि पूरी की पूरी जो सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है। तो 1.5 मंथ के इक्वल है, तो कैसे करेंगे, 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 इंटू डेटर में हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। बट यहाँ डेप्रीसिएशन तो है नहीं, मगर प्रॉफिट तो हटाएंगे। 200 में से 20 हटा दिया तो रिमेनिंग बचा 180, मल्टीप्लाई बाय 180। 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 इंटू 180 इक्वल्स टू 12,15,000। 12,15,000 हमारे डेटर्स आ गए। अच्छा, कैश बैलेंस बाद में कैलकुलेट होगा, क्यों, क्योंकि कैश बैलेंस लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी का 40% है। तो अब करंट लायबिलिटी पहले कैलकुलेट होगी फिर कैश होगा। अच्छा, कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पर प्रीपेड नहीं दिया हुआ है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज इक्वल टू 1 मंथ। तो कैसे करेंगे, 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू क्रेडिटर्स रॉ मेटेरियल के होते हैं, रॉ मेटेरियल पर यूनिट कितना है 120, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 120 इक्वल्स टू 5,40,000 के क्रेडिटर हो गए। आउटस्टैंडिंग वेजेज होगी 1 मंथ की, आउटस्टैंडिंग वेजेज 1 मंथ। 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू वेजेज पर यूनिट 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 54,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 20 इक्वल्स टू 90,000। 90,000 आपके हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। ओवरहेड आउटस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, हो गया अपना काम। तो करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली, करंट एसेट्स भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर पहले तो करंट लायबिलिटी की टोटल कर देते हैं, टोटल पी, ये हो गया 6,30,000। और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसको, कैश को। कैश करंट लायबिलिटी का 40% है, तो 6,30,000 की हमारी करंट लायबिलिटी है, इसका 40% हो जाएगा कैश। 6,30,000 का 40% कैश होता है 2,52,000, तो 10,80,000 प्लस 6,75,000 प्लस 8,10,000 प्लस 12,15,000 प्लस 2,52,000 इक्वल्स टू 40,30,000। इसमें से 630 माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल हमें मिलेगी 34,02,000, इट इज़ वर्किंग कैपिटल। और हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और इससे हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अच्छा, सेफ्टी मार्जिन कितना दिया हुआ है, हमें सेफ्टी मार्जिन दे रखा है क्वेश्चन में 15%। तो ये जो 34,02,000 है इसका 15% होता है 5,10,300, 39,12,300 इज वर्किंग कैपिटल। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मई 2005 अटेम्प्ट में आ रखा है। XYZ Company Limited is a pipe manufacturing company. Its production cycle indicate that material are introduced in the beginning of the production cycle. Wages and overhead accrues evenly throughout the period of cycle. Wages are paid in the next month following the month of accrual.
वेजेज का पेमेंट जिस मंथ का होता है उसके नेक्स्ट मंथ करते हैं, मतलब वेजेज एक महीने की आउटस्टैंडिंग होती है। वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड फुल मटेरियल यूज इन द बिगनिंग एंड 50% है वेजेज एंड ओवरहेड, ठीक है। तो डब्ल्यूआईपी में 100% मटेरियल और वेजेज एंड ओवरहेड कितना हो जाएगा, 50-50%। डिटेल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन 12 लाख यूनिट्स, ये एक साल की यूनिट हो गई। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल का मतलब हो गया डब्ल्यूआईपी, लास्ट क्वेश्चन में भी था। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हो गया। रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया 1 मंथ, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया 2 मंथ, डेक्रेडिटर हो गए 1 मंथ, डेटर हो गए 2 मंथ के, और एक ऊपर आउटस्टैंडिंग वेजेज हो जाएगा। डायरेक्ट वेज, अच्छा रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 60, वेजेज पर यूनिट 10, ओवरहेड पर यूनिट 20, ये सब मिलाकर होता है 90 रुपीज। सेलिंग प्राइस है 100, तो 10 रुपए का हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में भी कहीं डेप्रीसिएशन नहीं है। रिक्वायर टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है, इजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पॉइंट बाद में देखते हैं कि क्या दे रखा है, पहले फर्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट showing requirement of working capital। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है। सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट, रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें दे रखा है इक्वल्स टू 1 मंथ, इक्वल्स टू 1 मंथ। तो 12 लाख यूनिट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू रॉ मटेरियल पर यूनिट 60 रुपीज, तो ये हो जाएगा 60 लाख। रॉ मटेरियल का स्टॉक 60 लाख। देन डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हमें दे रखा है इक्वल्स टू 1 मंथ, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू डब्ल्यूआईपी स्टॉक में मटेरियल पूरा लेना है पर यूनिट 60, लेबर आधा लेना है 5 रुपीज, और ओवरहेड आधा लेना है 10 रुपीज। डेप्रीसिएशन है नहीं, 75 रुपीज का वैल्यूएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 लैक्स। उसके बाद फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है इक्वल्स टू 2 मंथ, 2 महीने के बराबर। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 90 रुपीज। इसमें मटीरियल पूरा लेना है, लेबर पूरी लेनी है, ओवरहेड पूरे लेने, तीनों मिलाकर 90 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका 1,80,00,000। करेक्ट। फिर हम लेते हैं डेटर्स को। डेटर्स, डेटर्स का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 मंथ, तो कैसे करेंगे, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज। 100 रुपये सेलिंग प्राइस, 10 रुपये प्रॉफिट हटाएंगे तो 90 रुपीज। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 100% आपकी हो जाएगी क्रेडिट सेल्स। 1,80,00,000, ये भी 1,80,00,000। डेटर के बाद में कैश बैलेंस लेते हैं, जो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं है तो फिर ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर कोई भी और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं है, तो करंट एसेट्स हमारी हो गई कंप्लीट। टोटल ए 60 लाख प्लस 75 लाख प्लस 1,80,00,000 प्लस 1,80,00,000, इट इज 4,95,00,000 इज टोटल करंट एसेट्स। अब हम लेते हैं बी पॉइंट, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें यहाँ दे रखा है 1 मंथ इक्वल्स टू 1 मंथ, तो कैसे करेंगे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू रॉ मेटेरियल पर यूनिट 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 लाख। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेज विच इज इक्वल टू 1 मंथ, 1 मंथ के बराबर है, यहां दे रखा आपको, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय वेजेज पर यूनिट है 10 रुपीज, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज से, इट इज 10 लाख। टोटल हो जाएगा आपका 70 लाख टोटल बी। क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इट इज 4 करोड़ 25 लाख। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट और दे रखा है, सेकंड पॉइंट दे रखा है, वो क्या है इसको पढ़ते हैं। Its maximum permissible bank finance under all the three method of working capital of lending norms as suggested by the Tandon committee, assuming the value of core current assets ₹1 crore। देखो, वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक लोन देती है, आपकी जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बैंक आपको लोन देती है। बैंक आपको कितना लोन देगी? जैसे मान लो आपकी वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 4 करोड़ 25 लाख, योर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज 4 करोड़ 25 लाख, तो क्या आपको बैंक 4 करोड़ 25 लाख रुपीस का लोन दे देगी वर्किंग कैपिटल के लिए? तो यहां पर बैंक ने, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है टंडन कमेटी। टंडन कमेटी ने 3 मेथड सजेस्ट किए कि बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन देगी, उसके लिए उन्होंने 3 मेथड सजेस्ट किए, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, मतलब मेथड के नाम भी ऐसे ही है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 ये कहता है कि बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन देगी। देखो एक एक से कैलकुलेट करते हैं। बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी, टंडन कमेटी ने बैंक कितना फाइनेंस करेगी उसके लिए 3 मेथड सजेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड 1 की। क्या कहता है मेथड 1? आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसका 75% बैंक फाइनेंस करेगी। आपने करंट एसेट्स कितनी निकाली? आपने करंट एसेट्स कैलकुलेट की 4 करोड़ 95 लाख और आपने करंट लायबिलिटी कैलकुलेट की 70 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई 4 करोड़ 25 लाख। इसका 75% बैंक आपको लोन देगी वर्किंग कैपिटल के लिए, तो 4 करोड़ 25 लाख का 75%, 3 करोड़ 18 लाख 75,000। ये एज पर बैंक, ये बैंक फाइनेंस एज पर फर्स्ट मेथड ऑफ टंडन कमेटी। सेकंड मेथड ये कहता है कि आप 75% करो करंट एसेट्स को और उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। आप पहले करंट एसेट्स का 75% करो, तो 75% ऑफ करंट एसेट्स कितनी है? 4 करोड़ 95 लाख, इसका 75% करो और फिर उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी जो कि 70 लाख है उसको माइनस कर दो। 4 करोड़ 95 लाख का आप करो 75% और उसमें से माइनस कर दो 70 लाख रुपए को, यह आता है 3 करोड़ 1,25,000। ये बैंक फाइनेंस एज पर सेकंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी। तीसरा मेथड क्या कहता है? मेथड नंबर 3 ये कहता है एक काम करो, आप 75% करो किसका? करंट एसेट्स में से आप माइनस करो कोर करंट एसेट्स को। किसको माइनस करो? कोर करंट एसेट्स को माइनस करो और जो रिजल्ट आएगा उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो।
अब आप कहोगे व्हाट इज कोर करंट एसेट्स। कोर करंट एसेट्स का मतलब होता है मिनिमम टू मिनिमम करंट एसेट्स, मतलब जो आपकी करंट एसेट्स मिनिमम टू मिनिमम होगी उसको हम क्या कहते हैं, कोर करंट एसेट्स। अब मिनिमम टू मिनिमम करंट एसेट्स कितनी होती है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। मतलब जब आपको थर्ड मेथड कहेगा कि थर्ड मेथड से वर्किंग कैपिटल की का बैंक फाइनेंस कितना करेगी, उसको कैलकुलेट करो, तो कोर करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में भी दी हुई है, अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कोर करंट एसेट्स इज 1 करोड़। इट इज मिनिमम टू मिनिमम करंट एसेट्स, जो आपको थर्ड मेथड अगर कहेंगे तो हमेशा दे रखी होगी। 1 करोड़ कोर करंट एसेट्स है। तो ये कहता है पहले आप क्या करो, 75% करो किसका, 4 करोड़ 95 लाख आपकी करंट एसेट्स है। इसमें से कोर करंट एसेट्स 1 करोड़ की माइनस कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। तो 4 करोड़ 95 लाख माइनस 1 करोड़ इक्वल्स टू 3 करोड़ 95 लाख। इसका करो आप 75%, और फिर उसमें से माइनस करो 70 लाख रुपए को। वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक लोन देगी एज पर थर्ड मेथड 2 करोड़ 26 लाख 25,000। तो टंडन कमेटी ने 3 मेथड सजेस्ट किए कि बैंक इन 3 मेथड का यूज करके ये बता सकती है कि बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए बिजनेस को कितना लोन देगी। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में लोन अमाउंट सबसे ज्यादा आता है, सेकंड में उससे कम आता है, और थर्ड मेथड में सबसे कम लोन का अमाउंट आता है। आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास को तो हम यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम दोनों टाइप के जो और क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें यूनिट्स दे रखी होती है, पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल दे रखी होती है, और हमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन, दोनों हम एंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें करना वैसे ही है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल, मगर उसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है वो थोड़ा अलग टाइप का दे रखा होता है। तो कैसे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।